हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं आज के कॉमिक बुक इशू के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर की जो रिसेंटली मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी जोनाथन हिकमैन वाली, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटिंग हमारी होते जा रही है और उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म से आगे जाके एक बिल्डअप क्रिएट कर रखी है। तो अब बेसिकली हम अपनी उसी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसको मैंने कुछ टाइम पहले अपने चैनल के ऊपर शेयर किया था, जिसमें तकरीबन मैंने 7 से 8 इशूज़ का एक स्टोरी आर्क आपके साथ शेयर किया था। हमने उस स्टोरी आर्क के अंदर देखा था कि किस तरह से फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स अब दोबारा से डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक फ्यूचर का फ्रैंकलिन रिचर्ड आके उसकी पावर्स को जगा देता है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से वैलेरिया रिचर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पे इंटेलिजेंट होते ही जा रही है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरी आर्क्स चल रही हैं, जिसमें से एक स्टोरी आर्क हमारा ये था कि अलग अलग किस्म की 4 नई सिटीज़ जो हैं वो अचानक कहीं ना कहीं से आ गई हैं, जिसमें से हमने देखा कि एक हाई एवोल्यूशनरी की सिटी थी, एक इनह्यूमंस की सिटी थी और इस तरह एक नेगेटिव जोन की सिटी थी, और इसी तरह एक एटलांटिस जैसा नया पूरा का पूरा किंगडम जो है वो फैंटास्टिक फोर ने एक्सप्लोर करा। तो ये सारी की सारी 4 सिटीज़ की स्टोरी, इसके अलावा फ्रैंकलिन रिचर्ड की कहानी और ये जो सारी की सारी स्टोरीज चल रही हैं, इन्हीं सबको हम आज के अपने इसी पूरे के पूरे स्टोरी आर्क में दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। सो गाइस, मैं आपका टाइम यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा पूरा का पूरा इंट्रो लंबा करते हुए। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ को मेरे चैनल पर एंजॉय कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इससे पहले फैंटास्टिक फोर का जो स्टोरी आर्क है उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप उसको प्लीज़ लाजमी देख लीजिएगा। उसी के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, तो उसी के बाद आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली कोलोराडो के अंदर से होती है, जहाँ पे सिंगुलैरिटी नाम का एक इवेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो इवेंट होता है इसके अंदर बेसिकली आज डॉक्टर रीड रिचर्ड को जो है एज यहाँ पे गेस्ट बुलाया गया है, जो कि आके यहाँ पे साइंस और एक्सपेरिमेंट और दूसरी चीज़ों के ऊपर अपनी जो है स्पीच देने वाले हैं। और बेसिकली ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिंगुलैरिटी कहा जा रहा है, ये रीड रिचर्ड की बनाई हुई है। इन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाई थी ताकि दुनिया भर के जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो इनकी इस पूरे के पूरे क्लब को आगे ज्वाइन कर सकें और दुनिया को बेहतर बनाने का नए नए आइडियाज़ निकाल सके, इन्वेंशंस कर सकें और ऑल इन ऑल पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को आगे की तरफ ले जाया जा सके। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर रीड रिचर्ड आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरे के पूरे कमरे के अंदर ब्रिलियंट साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। जिसमें से हम देखते हैं कि यहाँ पे जेनिफर यानी कि शी हल्क भी बैठी होती है, जिन्होंने जो है खुद एक किताब लिखी है जिसके अंदर उन्होंने लाइफ को बेटर बनाने की और दूसरे तरीकों के ऊपर बात करी है, जिसको डॉक्टर रीड रिचर्ड ने पढ़ के काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर रीड रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातें कर रहे होते हैं और उनकी खामियां, उनकी अच्छाइयाँ बयान कर रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे यही कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा। मतलब ये सिंगुलैरिटी मैंने जिस लिए बनाई थी वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि अब तुम लोगों की उम्र हो चुकी है, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ कि किस तरीके से जो चीज़ मैंने साइंस के लिए शुरू करी थी, जिसके अंदर मैं सिर्फ चाहता था कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहें, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों की उम्र बढ़ रही है तो आप लोग अपने साइंस के अंदर पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने जिस मकसद से इस पूरी की पूरी सिंगुलैरिटी को बनाया था वो उस तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं इस पूरे के पूरे सिंगुलैरिटी के अंदर पॉलिटिक्स को दूर दूर तक नहीं चाहता था, क्योंकि जब साइंस के अंदर पॉलिटिक्स आती है तो साइंस उस तरीके से काम नहीं कर पाती है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो इसी तरह डॉक्टर रीड रिचर्ड उनको ये बता रहे हैं एक लंबा चौड़ा भाषण देके कि बेसिकली जो वो लोग काम कर रहे हैं वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जैसा कि उनका माइंड जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपनी साइंस के अंदर पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं और दुनिया भर के एजेंडाज को जो है अपना रहे हैं, तो इसीलिए वो अब इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और आज वो सिंगुलैरिटी को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी के हम अगले हफ्ते शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर रीड रिचर्ड यहाँ पे एक लड़के से पूछ रहे होते हैं तो क्या यही सब कुछ है, तो वो कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से यही सब कुछ है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बेसिकली ये कोई और नहीं बल्कि इस लड़के का नाम एलेक्स है। और अगर आपने हमारा पिछला स्टोरी आर्क देखा होगा जिसमें फ्रैंकलिन रिचर्ड की बर्थडे थी, तो उसके अंदर एलेक्स नाम का एक लड़का उनके घर पे आया हुआ था और डॉक्टर रीड रिचर्ड ने उसको ऑफर करी थी कि वो बहुत जल्द कोई ज़बरदस्त तरह की चीज़ को प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर वो उसको अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली एलेक्स यहाँ पे आया है डॉक्टर रीड रिचर्ड के इस नए एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन वहीं से एलेक्स बोलता है कि वेल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मुझे यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपकी लिस्ट देखी है कि इसके अंदर कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो मैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा डमेस्ट गाय हूँ। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कि तुम्हें डम कह सके। तो वो कहता है कि फाइन, मैं आपकी इस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन जिस टेबल के ऊपर आप मुझे बिठाने की बात कर रही हैं वहाँ पर सारे के सारे आइंस्टाइन्स बैठे हुए हैं।
हाँ, इस बात को मानता हूँ कि मैंने एसएटी के अंदर एक अच्छा स्कोर किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी इस पूरे के पूरे क्लब के अंदर फिट हो सकता हूँ। तो रीड रिचर्ड बोलते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो एलेक्स बोलता कि मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि शायद आपके इस पूरे के पूरे क्लब के अंदर मैं यहाँ पे मैटर ना करूँ। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते कि देखो, अगर सच कहूँ तो इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें से सिर्फ एक तुम ही हो जिसको जो है अदर वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस इसके पास मौजूद हैं। मतलब तुमने दुनिया को एक अलग तरीके से देखा, तुम्हारे पास एक अलग पर्सपेक्टिव मौजूद है। तो इसलिए तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो हमारी स्टेबल के ऊपर जब तुम शेयर करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा इनवैल्यूएबल और नेसेसरी बन जाएगा। और वैसे भी एलेक्स, हम यहाँ पे काम चैरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया है जो कि ये डिजर्व करते हैं। तो अगर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर चैरिटी कर रहा हूँ या तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें बुला रहा हूँ, बल्कि तुम इसको डिजर्व करते हो। और सच में मुझे बताना, क्या तुमने एसएटी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट स्कोर किया था? तो वहीं से वो कहता है, हाँ आप कह तो सकते हैं कि मेरा स्कोर में काफी ज्यादा अच्छा था। तो रीड रिचर्ड बोलते कि कांग्रेचुलेशंस, मतलब इससे ज्यादा बेहतर और क्या ही हो सकता है, इसके बावजूद तुम अपने ऊपर शक करते हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पे डॉक्टर रीड रिचर्ड को ज्वाइन कर लेता है और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है मैं आगे चल के आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इसी तरह हम लोग द पीक के ऊपर शिफ्ट होते हैं ओल्ड एटलांटिस के अंदर। और ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अभी जैसा कि आपको इंट्रो के अंदर बताया कि ये वो एक सिटी है जहाँ पे हमें पता चलता है कि बर्फ के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा एटलांटिस जैसा किंगडम मौजूद है, जो कि अपने आप को ओल्ड एटलांटिस कह रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा पिछले एपिसोड अगर आपने देखे कि इस पूरे के पूरे एटलांटिस के अंदर जो बातचीत का काम कर रही है वो सूजन स्टॉर्म है। सूजन स्टॉर्म बेसिकली वो ह्यूमंस की तरफ से एक तरह की डेलीगेट बनी हुई हैं जो कि उनके मामलात को सेट करने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मोलाइट्स भी मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इन डायलॉग्स के बीच में पढ़ गया तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कॉमिक से। तो मोलाइट्स बेसिकली वो लोग हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि हाई एवोल्यूशनरी की एक सिटी थी जहाँ पे वहाँ के जो उसके मोलाइट्स थे वो एक ज़बरदस्त किस्म के प्रोसेस की वजह से जो है वहाँ पे इवॉल्व कर गए थे। और वो इवॉल्व करके जो ह्यूमन जैसी फॉर्म के अंदर आ गए थे, लेकिन उनका दिमाग वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, वो बोलने लग गए थे, चल फिरने लग गए थे, जो कि मोलमैन के मोलाइट्स कभी ऐसा ना करते थे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि इसमें से कुछ मोलाइट जो हैं वो बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट हो गए हैं और वो यहीं पर रह रहे हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि इसमें से एक मोलाइट का सर जो है उसके धड़ से अलग कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा था। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो जो एक तरह के जार के अंदर मौजूद है जो कि लेविटेट कर रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये मोलाइट्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उनका जो बेटा है वो एक ज़बरदस्त किस्म का साइंटिस्ट बन चुका है। मतलब वो यहाँ सारी की सारी इक्वेशन से खेल रहा है। वो इस बात का पता लगा रहा है कि किस तरीके से इन ह्यूमंस का शिप अभी भी म्यून के ऊपर मौजूद है और नेगेटिव जोन का पोर्टल खोलने का तरीका वो भी ये इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके समझ चुका है। तो हमें यहाँ से बस यही बताया जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो सारे के सारे लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जितना कोई आम आदमी नहीं हो सकता है। लेकिन इसी के बाद हमारी जो कहानी शिफ्ट होती है वो बेसिकली न्यू वर्ल्ड के ऊपर होती है। अब अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखे होंगे तो न्यू वर्ल्ड का आपको बहुत अच्छा एक स्टोरी आर्क याद होगा, जहाँ पे हमने एक फ्यूचर की दुनिया देखी थी जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जहाँ पे वो लोग गैलेक्टस को एक तरह की पावर बैटरी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पे फ्यूचर के अंदर कुछ लोग जो है वो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर टेड कैसल थे, लेकिन उनकी दुनिया जो एक तरह के ब्लैक होल के अंदर खींचे जा रही थी और उस दुनिया के ऊपर बहुत कुछ हो रहा था। तो हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से 17 साल के बाद वहाँ पे जो है टेड कासिल ने एक पूरे के पूरे टाइम बबल को क्रिएट कर लिया, जिससे उनकी रियलिटी खत्म होने से बच सकती है। लेकिन अभी भी जो है वो मुकम्मल तौर पे बचे नहीं हैं और बताते हैं कि किस तरह से टेड कासिल ने एक तरह का टाइम बबल क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा लैब जो है वो उस टाइम स्पेस डिस्टॉर्शन से बचा हुआ है, जो कि उस ब्लैक होल की वजह से था। लेकिन अभी भी ये दुनिया जो है सन के अराउंड ही ऑर्बिट कर रखी है। और यही बताया जा रहा था कि डॉक्टर टेड कैसल ने एक ज़बरदस्त किस्म के जेनेटिक प्रोसेस को इंजीनियर करते हुए मेलिसा मलॉय, जो कि उनकी वाइफ हुआ करती थी, जिनकी जान चली गई थी, उनका एक सिंथेटिक बॉडी बनाई है। और ऐसा लग रहा है कि अगर वो उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बताया जा रहा था कि अल्ट्रॉन कलेक्टिव जो है वो एक अनहैबिटेड मून के ऊपर जो है सेटल हो चुके हैं और वहाँ पे उसको रिसोर्सफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर वो लोग सेटल हो सकें। इसी तरह न्यू वर्ल्ड के अंदर 197 ईयर्स के बाद हमें बताया जा रहा है अननेचुरली एनहांस्ड बाय नैनोटेक, सुपर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और रीजनरेटिव कॉस्मिक एनर्जी से नेटली एक्स जो है उसने न्यू वर्ल्ड के सारी पॉपुलेशन के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। और पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये एक ऐसी अकलौती इंसान बन चुकी है जिसका दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो सारे के सारे वर्ल्ड के ऊपर ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकती है। और यहीं पे अगर हम बात करें लॉर्ड नाइटवेव की, जो कि 2021 साल के बाद भी जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, उनको रात के टाइम यही ख्याल आ रहा होता है कि किस तरीके से गैलेक्टस कल उनके सामने खड़ा हो जाएगा आके दोबारा से। और फ्यूचर की तरफ जाएं यानी कि 326 ईयर्स के अंदर, तो हम देखेंगे कि बैनर जूनियर अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो अपने म्यूजिक को सुनना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे हमें हल्की हल्की झलक न्यू वर्ल्ड की साथ साथ दिखाई जा रही है,
जो कि आपको अभी बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं करेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हिकमैन की जो स्टोरी है ये एक दो इशू या पूरे के पूरे स्टोरी आर्क खत्म होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगी, बल्कि जब हम इसके पूरे के पूरे कॉमिक्स को खत्म कर देंगे, यानी कि 40-50 इशूज कवर कर चुके होंगे, तो ये सारी की सारी छोटी चीजें मेक सेंस बनाना शुरू करेंगी। तो इसलिए आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिएगा। और इसी तरह बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर देखते हैं कि फ्रैंकलिन यहाँ पे अपने कराटे की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म और द थिंग उसको बैठ के सिखा रहे होते हैं अपने आप को डिफेंस वगैरह करना। और इसी तरह अगर हम विलेरिया के पास शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि विलेरिया ने एक तरह का रोबोट बनाया है जो कि बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह है, जिसको वो ड्रैगन मैन के नाम से बुला रही है। और वो यहाँ पे अंकल वैन से अपना स्क्रू ड्राइवर मांगती है क्योंकि उसको इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी है। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि फ्रैंकलिन यहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है कि आखिरकार जब मैं अपने दुश्मनों से लड़ूंगा तो मैं कौन सा कैच फ्रेज इस्तेमाल करूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रैंकलिन के जो बाकी दोस्त होते हैं, बेंटले वगैरह, वो भी यहाँ पे आके इससे मुकाबला कर रहे होते हैं। और इसी तरह देखते हैं कि फ्रैंकलिन के यहाँ पे जो दूसरे दोस्त होते हैं, आर्टी वगैरह, जिसको हमने देखा था कि वहाँ पे लास्ट एपिसोड में विलेरिया एक हेलमेट बना के देती है जिसके जरिए वो अपनी प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट कर सकता है और उनको इस्तेमाल कर सकता है। तो वो यहाँ पे जो है बेसिकली फ्रैंकलिन से मुकाबला कर रहे होते हैं। ये एक तरह का खेलने का टाइम चल रहा है। और वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि विलेरिया बेसिकली ड्रैगन मैन को एक तरह से अपग्रेड करके उसके मुंह से आग उगलवाना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा हो गया है। और अगले वाला हम देखते हैं कि बेसिकली वो और आर्टी मिलके उसके अंदर थोड़ी सी और एडजस्टमेंट्स करते हैं जिसके जरिए वो लोग बेसिकली ड्रैगन मैन को एक तरह की इंटेलिजेंस दे देते हैं और वो थोड़ा सा शातिर हो जाता है। और उसी के बाद हम यहाँ से एक रिसर्च फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेंटले को कैद किया गया है। अब बेंटले जो है दरअसल द विजर्ड है और आपको याद होगा कि कुछ एपिसोड्स पहले विजर्ड ने जो है फैंटास्टिक फोर के ऊपर अटैक करा था, जिसके बाद उसको पकड़ लिया गया था। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपनी जेल के अंदर फुल पागलों वाली बातें कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो चुका है। तो हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक बेसिकली उसको यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं, जैसा कि उन्होंने वादा करा था कि वो यहाँ पे आते रहेंगे। और मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ के वार्डन को कहते हैं कि ये चीज़ मैं उसके लिए लेकर आया हूँ, ये तुम्हें उसको देनी होगी। तो कहता है कि लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ से अगर खतरा होता तो मैं इसको कभी भी यहाँ पे लेकर नहीं आता। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो आदमी सेल के अंदर जाता है और मिस्टर विटमैन को उसका हेलमेट देता है और वो हेलमेट बन के कहता है, ओह यस, लगता है कि मैं दोबारा से पैदा हो गया हूँ। वेल हेलो रीड, तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गए जैसा कि तुमने वादा करा था। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। तो वहीं से वो कहता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम तो अपनी ज़बान पे बिल्कुल पक्के रहते हो, लेकिन मैंने इस बात को फिगर आउट नहीं किया था कि तुम मुझसे इतनी जल्दी मिलने के लिए आओगे। तो वहीं से डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे यहाँ पे किसी बारे में बात करने के लिए आया हूँ बेंटले। तो हम देखते हैं कि बेंटले यहाँ पे फुल पागल वाली बातें कर रहा होता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से अब यहाँ पे शायद यही बताने के लिए आए हैं ना कि किस तरीके से मैं फेल हो गया और आप पास हो गए, लेकिन आपको ये सिर्फ अभी के लिए लग रहा है क्योंकि मैं कभी भी फेलियर को अपने गले नहीं लगा सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सारे के सारे दिमाग को लगा के इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो? सच कहूँ तो मैं बहुत अरसे से चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ कर दो जिससे ये दुनिया एक बराबर की दुनिया बन जाए, यहाँ पे कोई छोटा कोई बड़ा ना रहे और सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक चुटकी में सॉल्व हो जाएं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, यहाँ पे कोई कल मौजूद ही नहीं है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसको तुम बचा सको। जो कुछ भी है बस वो अभी और इसी वक्त ही है। तो ऐसे रिचर्ड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा, जिस तरीके से इस दुनिया को तुम देख रहे हो मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से इसको देखते होगे। मैं यहाँ पे बस तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि जिस क्लोन को तुमने यहाँ पे छोड़ा था, यानी कि तुम्हारा वो यंगर सेल्फ, उसको मैंने अपनी फैमिली के अंदर रख लिया और उसको अपना लिया है। मैं तुम्हारे सामने एक नई चीज़ को प्रूव करने वाला हूँ और इस दुनिया को बता दूंगा। वो लड़का जो है वो ठीक तुम्हारा ही क्लोन है, लेकिन वो तुम्हारे सारे के सारे करप्शन से बहुत ही ज़्यादा दूर है। मैं उस लड़के को अपने साथ रखूंगा, उसको फिक्स करूंगा और उसको एक ऐसा बेहतरीन इंसान बनाऊंगा जो तुम कभी नहीं बना सकते थे बेंटले। तो वहीं से बेंटले बोलता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो वहीं से रिचर्ड बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं उस बच्चे को वो चीज़ ऑफर करने वाला हूँ जो कि तुम उसको कर सकते थे, लेकिन तुमने हमेशा उससे उसको दूर रखा। और इसी तरह अगले पल यहाँ से दोबारा बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं और रिचर्ड बोलते हैं, तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं यहीं से, तुम और मैं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम एक ऐसी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसा करिकुलम जिसको आज हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म कहाँ होगी इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। बस हमारे पास एक रूल है और वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं तुम्हें एक क्लास सिखाऊंगा और वो डिसाइड करेगी कि तुम पास हो या फेल हो। तो वेलकम टू द फ्यूचर फाउंडेशन। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक ने एक फ्यूचर फाउंडेशन को बनाया है, जो कि अगर फैंटास्टिक फोर के कॉमिक्स को थोड़ा बहुत भी जानते तो उन्होंने ये नाम पहले ज़रूर सुना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि रिचर्ड बोलते हैं, हम सब मिलके वो सारे के सारे काम करेंगे जो कि आज से पहले सबको इम्पॉसिबल लगते थे, क्योंकि इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो एपिसोड के शुरू में देखा कि रिचर्ड वहाँ पे सिंगुलैरिटी को बंद कर रहे हैं और वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि तुम लोग बड़े हो चुके हो। क्योंकि जैसा कि इंसान बड़ा हो जाता है तो वो पॉलिटिक्स में घुसना शुरू कर देता है, उसके एजेंडाज हो जाते हैं अपने।
तो इसलिए उन्होंने उस सिंगुलैरिटी को बंद कर दिया। और रीड रिचर्ड का जो नया आइडिया वो ये है कि वो फ्यूचर फाउंडेशन को बना रहे हैं और इस फ्यूचर फाउंडेशन के अंदर वो सिर्फ बच्चों को एक्सेप्ट करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे कोई बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बच्चे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन मैन, मोलाइड्स, यहाँ पे एटलांटिस के कुछ लोग मौजूद हैं, एटलांटिस के कुछ बच्चे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे आर्टी और विलेरिया रिचर्ड भी मौजूद हैं। साथ ही साथ वो लड़का एलेक्स भी है जिसको रीड रिचर्ड एक प्लान के अंदर शामिल करना चाहते थे। तो बेसिकली अब कॉमिक्स के अंदर हमें यहाँ पे जो है फैंटास्टिक फोर के साथ साथ फ्यूचर फाउंडेशन के भी कॉमिक्स आगे चल के नजर आने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।